नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना संकट के बीच सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक दल इस लिहाज से अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को ये उम्मीद है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। हालांकि संकट बढ़ता जा रहा है, तो संकट में चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं मनोज कुमार जी, प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जो प्रासंगिक सवाल हैं उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। सर, सबसे पहले तो सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। क्या लगता है तय समय पर चुनाव होंगे? संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और स्पीड अब बहुत तेज है। अब मामले सामने नहीं आ रहे हैं कोरोना के, अब कोरोना का विस्फोट सामने आ रहा है। देखिए, हम लोग भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं उसके नियमों को मानकर चलते हैं, और जब निर्वाचन आयोग और बिहार की निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया अभी चालू हुई है, तो जब तक चुनाव आयोग इस विषय में कोई अपना निर्देश नहीं देता है तब तक हमारी चुनाव की तैयारी चलती रहेगी और हम चुनाव के समर में अपने आप को तैयार रखेंगे। नहीं, तैयारी तो आपकी चल रही है, वर्चुअल रैली लगातार कर रही है बीजेपी। विपक्ष बहुत हमलावर है वर्चुअल रैली पर, और आज आरजेडी की तरफ से बयान सामने आया है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने तो कहा कि वर्चुअल रैली ठीक नहीं है। चुनाव जिस तरह से होता है और जिस तरह से चुनाव प्रचार होता रहा है उस तरह से चुनाव प्रचार की इजाज़त मिलनी चाहिए, जनसभा होनी चाहिए, चुनाव प्रचार होना चाहिए। ये वर्चुअल रैली तो अच्छी बात नहीं। देखिए, ये लोग हुल्लड़बाज लोग हैं, इन लोग को हुल्लड़ पसंद है, और इन लोग इस परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं कि देश समाज काल किस दौर से गुजर रहा है। इन्हें वही हुल्लड़बाजी चाहिए, इन्हें लठ पिलावन वाली रैलियां चाहिए, इन्हें ढोल बजन नगाड़े बाजे तमाशे हाथी घोड़ा ऊंट, इनको यही चाहिए। इसलिए ये महत्व नहीं समझ पाएंगे कि इस संकट काल में जब आपको अपनी सारी गतिविधि को नियमित तौर पे चलाए रखना है तो वर्चुअल रैली के माध्यम से ही आप चुनावी संचालन को या चुनावी प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। इसलिए इनकी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं करते हैं, इनमें कूप मंडकता है, इनके पास में वो बुद्धि विवेक के है ही नहीं जिससे वो किसी भी आयोजन को योजनाबद्ध तरीके से कर सकें। मुद्दों को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है सर। अगर एनडीए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जा रहा है, जाहिर है जाना है, मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा एनडीए का? कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर से कोशिश, और खासकर जेडीयू की ओर से कोशिश है कि इस लड़ाई को 2005 की तरह आरजेडी के शासनकाल बनाम ये शासनकाल बना देना है, यानी 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष की ये लड़ाई होनी है। क्या यही एजेंडा होगा? देखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस जो हमारे मुख्य विपक्ष में अपने आप को कह रहे हैं, अगर ये आज के 15 साल बाद पहले वाली परिस्थिति को अगर चेंज कर दिए रहते, इनके चेहरे वही हैं, परिवारवादी चेहरा है, इनका आचरण वही है, और विभिन्न मुद्दों पे जिस हिसाब से ये विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ है, इसलिए हम लोगों को ये 15 साल की इनकी जो शासन सत्ता रही है, और खुद हमारे आरजेडी के और कांग्रेस के लोग इस बात वो खुद चर्चा करते हैं 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष की जब चर्चा करते हैं तो इनकी 15 वर्ष की तुलना तो होनी ही चाहिए, और जनता तुलना कर भी रही है। तो एजेंडा यही है। और इसके साथ ये सवाल है कि अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं, और आरजेडी भी 15 वर्षों की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपने उलझा दिया है उस खेल में। जो लड़ाई आप बनाना चाहते थे 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, उसमें आपने आरजेडी को उलझाने में कामयाबी पा ली है। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि आप इतिहास की तरफ मुड़ के देखें, और वही नेतृत्व जो 15 साल जो बिहार की बर्बादी का कारण बना, और जो तेजस्वी यादव माफ़ी मांगने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें कई पीढ़ियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ये लगता है कि पूरी उम्र इनकी माफ़ी मांगते मांगते गुजर जाएगी, क्योंकि बिहार का जो नुकसान उस 15 वर्ष में हुआ है उसे हमें पूरा करने में हमें 30 वर्ष लग रहे हैं। कोरोना संकट नहीं होता तो शायद एनडीए की राह आसान होती, ऐसी बातें लगातार सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा की एंट्री हो चुकी है बिहार में। एक तो उनकी एंट्री से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी आप बताएं। और दूसरा सवाल यह है, यशवंत सिन्हा से बातचीत हो रही थी हमारी, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत नाराज़गी है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, और 2005 और 10 में वो स्थिति नहीं थी, 2015 में वो स्थिति नहीं थी, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार
के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर है, उसका नुकसान होगा। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता बेरोजगार हो गए हैं जो अपने आप को राजनीति का पुरोधा कहते थे, और ऐसे बेरोजगार नेताओं के लिए चुनाव का समय सबसे मुफीद होता है कि वो अपने आप को उसमें व्यस्त रखते हैं। तो वही है, हमसे तो काफ़ी उम्र में बड़े हैं, लेकिन चूंकि चुनावी समर बच गया है, एक तरफ से ये चुनाव का विरोध भी करते हैं और दूसरी तरफ से ये अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, राजनीतिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो मांझी जी को कब ला रहे हैं और चिराग पासवान को कब तक मना रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारा गठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे गठबंधन के तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं। जो भी उन लोग निर्णय लेंगे गठबंधन के हित में निर्णय लेंगे, इसलिए इस विषय में हमें कुछ अधिक नहीं करना है। एक आखिरी सवाल है विधायक जी, और बतौर बीजेपी के विधायक नहीं, बतौर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, बतौर कोई नेता नहीं, यह सवाल आम नागरिक के तौर पर हम आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। बिहार में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, राजनीतिक गतिविधियां इतनी है, और कांग्रेस हो, आरजेडी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू की ओर से भी कार्यक्रम है, बीजेपी की ओर से भी कार्यक्रम है, भले ही वर्चुअल रैली हो रही है, लेकिन दफ्तरों के बाहर तो भीड़ होती है। और जैसी राजनीति की रवायत रही है, टिकटों को लेकर चुनावी मौसम में दफ्तर में कार्यकर्ता जुटते हैं, नेता जुटते हैं, दावेदार जुटते हैं और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। एकाएक परिस्थिति बदली है और ढर्रा एकाएक बदल जाए वो संभव दिख नहीं रहा। भीड़ लग रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। हर राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं मैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना की एंट्री हो चुकी है। कई बड़े दिग्गज राजनेता हैं बिहार के जिनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। बिहार के मंत्री हैं विनोद कुमार सिंह, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में लगता नहीं कि इस तरह के आयोजन होने नहीं चाहिए, या फिर ये व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोरोना का जो प्रोटोकॉल हो वो हो, चाहे वो किसी दल में हो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जो प्रोटोकॉल हैं और जो गाइडलाइन समय समय पे कोरोना से लड़ने के लिए जारी हुए हैं उसका तो निश्चित तौर पे पालन होना चाहिए। और मैं आपने एक सही सवाल पूछा कि आप एक नेता के हैसियत से नहीं, पार्टी के हैसियत से नहीं, एक सही उत्तर दे तो मैं आपको भारत के एक नागरिक, बिहार का एक नागरिक के हैसियत से ये कह सकता हूँ कि कोरोना से लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, और इस लड़ाई में हमें बिल्कुल उन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कि ये लंबी लड़ाई चलेगी, पता नहीं कितने वर्षों तक चलेगी। तो मैं कहता हूं कि इतनी लंबी लड़ाई में हम अपने दैनिक जीवन को नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने सारे जो हमारे कानून के हिसाब से जो भी, अगर चुनाव नियत समय पे होने हैं तो चुनाव की प्रक्रिया में जानी होगी, व्यापार अगर होना है तो व्यापार की प्रक्रिया में जानी होगी, अगर अन्य कोई कार्य जो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कोरोना की इस लंबी लड़ाई में हम अपने दैनंदिन जीवन को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हमें अपने सारे कार्य करते रहने चाहिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज कुमार जी थे, विधायक भी हैं, और जो तमाम सवाल हैं उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।